हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो आज हम बात करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। और ये जो टॉपिक रहने वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एचटेट एग्ज़ाम, सीटेट एग्ज़ाम या फिर जो अदर टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। साथ में क्या है कि इस टॉपिक के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने में मिलेंगे, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किया है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जीन पियाजे कौन थे। तो जीन पियाजे जो थे वो स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड से वो बिलोंग करते थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है कि इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपने बच्चों और आस पड़ोस के जो बच्चों हैं उनके ऊपर अपना प्रयोग करके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत को अगर माना जाए तो विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को और किन नामों से जाना जाता है, विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत भी इन्हें कहा जाता है। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैचुरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में क्या है कि कंसेप्ट बनाना शुरू कर देते हैं। तो पियाजे का ऐसा मानना था कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैचुरेशन आती रहती है, वैसे वैसे वह बच्चे वस्तुओं के बारे में क्या है कि अपने दिमाग में कंसेप्ट बनाना शुरू कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो कंसेप्ट ऑफ जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके बारे में, तो इसमें क्या है कि अनुकूलन जो आता है वो सबसे पहले आता है, जिसको एडेप्टेशन बोलते हैं। और ये आपकी स्टेजेस पूछी जाती है कई बार पेपर के अंदर। तो ये स्टेजेस आप इस तरीके से याद करेंगे प्रोसेस के तरीके से। इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है अनुकूलन। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंदर पियाजे जो मानते हैं सबसे पहले एडेप्टेशन को लेते हैं। तो वातावरण के अनुसार क्या होता है कि अपने आप को ढालना अनुकूलन क्या है कि कहलाता है, ऐसा पियाजे मानते हैं। उसके बाद क्या है कि इसकी दो प्रक्रिया हो सकती है। तो इसकी दो प्रक्रिया कौन सी हो सकती है? सबसे पहला जो प्रक्रिया होती है वो होता है आत्मसात्करण, जिसको एसिमिलेशन बोलते हैं। पूर्व ज्ञान को क्या है कि नए ज्ञान के साथ जोड़ना जो होता है वो आत्मसात्करण कहलाता है। तो मतलब पहले जो हमने अनुभव कर लिया है, पहले जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसको नए ज्ञान के साथ अगर हम जोड़ देते हैं तो ये आत्मसात्करण कहलाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर आएगा वो है समायोजन। तो ये एडेप्टेशन का ही एक पार्ट है, समायोजन। समायोजन के अंदर क्या है कि इसमें भी जो जीन पियाजे हैं वो बताते हैं कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। तो पहले तो पूर्व ज्ञान से क्या है कि नए ज्ञान के साथ जोड़ना जो होता है वो कहलाता है एसिमिलेशन। उसके बाद क्या है कि अकोमोडेशन आता है, समायोजन आता है। तो इसमें क्या होता है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो है हमारा साम्य धारण, जिसको बोला जाता है, या संतुलन हम बोल सकते हैं, इक्लिब्रेशन जिसको बोला जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि ये सेकंड स्टेज इसके अंदर रहती है। तो उसमें क्या होता है, इसके द्वारा बच्चा क्या करता है, आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है, जिसको साम्य धारण या फिर संतुलन कहा जाता है। तो ये एडेप्टेशन के बाद इक्लिब्रेशन जो है वो सेकंड स्टेज आती है, साम्य धारण संतुलन की जो स्थिति आती है। इसमें क्या करता है बच्चा, आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। उसके बाद थर्ड स्टेज जो आती है वो स्कीम्स बोलते हैं उसको। तो अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक जो प्रक्रिया होती है उसको स्कीम्स बोला जाता है। और इसी के तरीके का एक वर्ड है जिसको हम स्कीमा बोलते हैं। तो स्कीमा के अंदर क्या होता है कि, तो स्कीम्स तो आप तो समझ ही गए होंगे। इसमें क्या होता है कि अनुभव या व्यवहार को संगठित करने का ज्ञानात्मक जो संरचना होती है इसको स्कीम्स बोला जाता है। और स्कीमा क्या होती है, स्कीमा के अंदर क्या होता है कि मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, जिसे क्या है कि स्कीमा कहा जाता है। मतलब इसको आप सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। और स्कीमा जो है वो कई बार पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है स्टेट का, उसके अंदर बार बार रिपीट हो चुका है। सीटेट के अंदर भी बहुत बार, ये सेकेंडरी लेवल के अंदर काफ़ी बार जो है एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल बना के दे दिया जाता है इस क्वेश्चन को। तो इसमें स्कीमा जो होता है वो आंसर आता है। तो ये इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहा जाता है।
उसके बाद बात करते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं होती है वो कौन कौन सी होती है, और इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली जो अवस्था होती है उसको सेंसरी मोटर स्टेज बोला जाता है, संवेदी पेशीय अवस्था उसको बोला जाता है, और ये 0 से 2 वर्ष के बीच में होती है। इस अवस्था में क्या है कि बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखना शुरू करता है। ज्ञानेंद्रियाँ जैसे कि मैंने इसमें चित्र में आप देख सकते हैं, तो वो देखकर सीख सकता है, वो सुनकर सीख सकता है बच्चा, वो क्या है कि सूंघ कर भी सीख सकता है, उसके बाद वो छूकर सीख सकता है, साथ में वो किसी वस्तु का स्वाद लेकर टेस्ट लेकर भी क्या है कि सीख सकता है। तो ये जितनी भी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या है कि बच्चा 0 से 2 वर्ष के बीच में, जिसको संवेदीय पेशीय अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है, इस तरीके से अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बच्चा सीखना प्रारंभ करता है, जिसको संवेदी पेशीय अवस्था हम बोलेंगे। उसके बाद इसमें क्या होता है कि इस अवस्था के अंदर वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण क्या है कि आ जाता है, यानी कि बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है आसानी से। क्या है कि उसको छिपी हुई वस्तु भी क्या है कि वो ढूंढने में उसको आसानी हो जाती है, क्योंकि इस अवस्था के अंदर वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण जो होता है, क्वालिटी जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरी जो अवस्था होती है वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है, और ये 2 से 7 वर्ष के बीच में जीन पियाजे द्वारा बताई गई है। जीन पियाजे ने इसको जो समय लिया है वो कितना है, 2 से 7 वर्ष के बीच में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको बोला जाता है। और इस क्रिया के अंदर क्या होता है कि यह क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है, और इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की ये विशेषता रहती है कि इसमें क्या है कि क्रिया करने से पहले की यह अवस्था होती है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देखता है, समझता है उनके बारे में, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इसके कई प्रकार हो सकते हैं, तो वो प्रकार कौन से हैं? तो सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है जीववाद, जिसको एनिमिज्म बोला जाता है। तो जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है तो इसको जीववाद बोला जाएगा। उसके बाद इसमें ही इसी स्टेज के अंदर क्या है कि एक गुण आता है जिसको अहम केंद्रित होना बोला जाता है, ईगो सेंट्रिज्म बोला जाता है। तो जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है, तो इसको अहम केंद्रित बोला जाता है, ईगो सेंट्रिज्म बोला जाता है। तो जैसे बच्चा क्या है कि अगर जो आइसक्रीम खाता है, हो सकता है कि आइसक्रीम उसकी हेल्थ के लिए ठीक ना हो, चॉकलेट जो है वो ज़्यादा खाता है, चॉकलेट हेल्थ के लिए अच्छी होती है, लेकिन अगर वो ज़्यादा खाता है और सोचता है कि वह जो कर रहा है, मतलब खा रहा है, जितना ज़्यादा खा रहा है वह उसकी सेहत के लिए ठीक है, तो इस तरीके से वो अहम केंद्रितता का एक सिद्धांत हो सकता है। इसी तरीके से क्या है कि किसी पार्टी के अंदर क्या है कि कई बार जो है वो बच्चा जो है सोचता है कि सभी जो है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, मतलब सभी का ध्यान उसके ऊपर होना चाहिए। इस तरीके से क्या है कि वो अपना एक अहम केंद्रित गुण को क्या है कि प्रदर्शित करता है। इसमें क्या है कि आगे जो इसका एक और इसमें जो आता है पॉइंट, तो वो आता है हमारा पलटावी, जिसको बोला जाता है इरेसेबिलिटी, आप इसको बोल सकते हैं। तो इस गुण के अंदर क्या होता है कि इसमें बच्चा वस्तुओं और संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 4 + 6 = 10, 6 + 4 वो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये 10 के बराबर होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या है कि 4 + 6 अगर उसको बता दिया जाए कि 10 होगा, लेकिन अगर उसको अंकों को उलट दिया जाए तो 6 + 4 वो ज़रूरी नहीं है कि बता पाएगा या नहीं बता पाएगा। तो इरेसेबिलिटी जो है इसके अंदर क्या है कि इस अवस्था के अंदर आता रहता है। इस अवस्था के अंदर क्या है कि एक तरीके से उसको गुण कह सकते हैं या एक तरीके से उसको दोष भी बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि संख्याओं को अगर पलट दिया जाए, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है, तो इस समस्या को बच्चा क्या है कि सॉल्व नहीं कर पाता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया कि 4 + 6 अगर होता है तो उसको बता देते हैं कि 10 के बराबर होता है, लेकिन अंकों को अगर बदल दें हम 6 + 4 कितना होगा, तो बच्चा बताने में असमर्थ हो सकता है। उसके बाद क्या है कि मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, संरक्षण क्रम, जो निर्धारण की योग्यता आदि के कंसेप्ट की कमी, इस निर्धारण की योग्यता आदि के कंसेप्ट की कमी इस अवस्था में होती है। तो इसमें इस तरीके से हम क्या है कि
मुद्रा को पहचानना ठीक तरीके से, किस तरीके से क्या है कि भार, ऊंचाई और जो आपका संरक्षण क्रम निर्धारण की योग्यता कंसेप्ट की कमी इसी अवस्था के अंदर आती है। बच्चा सही तरीके से क्या है कि इस अवस्था में अंतर नहीं कर पाता है, वो एक स्कूल को और एक घर के अंतर को भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं कर पाता है। जैसे और इसी तरीके से मुद्रा के अंदर जो बड़े जो करेंसी होती है उनके साथ छोटी करेंसी का जो तुलना है, कंपैरिजन है, वो भी ठीक तरीके से नहीं कर पाता है। हालांकि इसके अंदर क्या है कि योग्यता उसके अंदर आना शुरू कर देती है और वो दोनों में यहाँ से क्या है कि अंतर को सीखना क्या है कि प्रारंभ कर सकता है, लेकिन सही तरीके से अंतर करना अभी इस स्टेज के अंदर वो नहीं सीखता है। उसके बाद बात आती है केंद्रीयकरण क्या होता है। तो केंद्रीयकरण के अंदर क्या है कि जब बच्चा वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देते हैं, तो इस तरीके की अवस्था को केंद्रीयकरण बोला जाता है। सेंट्रेशन इसको आप बोल सकते हैं। तो जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देना शुरू कर देता है, तो इस अवस्था का ये क्या है कि एक पार्ट है केंद्रीकरण। और इसके अंदर ऐसा ही होता है कि वस्तु बाकी सारी कई विशेषताओं को छोड़ के बच्चा सिर्फ एक ही विशेषता पर ध्यान ज़्यादा देता है। उसके बाद तीसरी जो अवस्था आती है, तो तीसरी अवस्था जो होती है वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजेज बोला जाता है। और ये 7 से 11 वर्ष के बीच में जो है जीन पियाजे के द्वारा मानी गई है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर कुछ ही कर सकता है और या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में पलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि कंसेप्ट का गुण बच्चे के अंदर आ जाता है। तो मतलब 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है उसके अंदर बच्चा सीखना शुरू कर देता है, लेकिन इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते पलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि जितने भी इस तरीके के गुण है, वो कंसेप्ट है, वो सारे के सारे उसके अंदर आना शुरू कर देते हैं और वो गुण उनके अंदर बच्चे के अंदर क्या है कि आ जाते हैं। इसमें ही क्या है कि हमारी जो इंडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो शुरू होती है। तो इंडक्टिव रीजनिंग इसमें क्या होता है कि यह भी क्या है कि इस अवस्था में आता है इंडक्टिव रीजनिंग, यानी जब बच्चा उदाहरण लेता है, उदाहरण के साथ क्या है कि जो अपना क्या है कि यानी जब बच्चा क्या है कि उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, तो आगमनात्मक तर्कणा जो है, इंडक्टिव रीजनिंग जो है, इसको बोला जाता है। तो यह अवस्था भी इस अवस्था के अंदर जो है तीसरी अवस्था के अंदर आती है, कंक्रीट के अंदर आती है। और इसमें क्या करता है बच्चा उदाहरण लेकर उसका अपना जो तर्क करने पर क्या है कि शुरू कर देता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पेड़ ज़रूरी है या नहीं हमारे लिए, तो बच्चा आंसर, क्योंकि इसमें क्या है कि ऑक्सीजन हमें मिलती है, इस तरीके से एग्जाम्पल देके उदाहरण देकर क्या है कि बच्चा तर्क करना शुरू कर सकता है। उसके बाद जो चौथी अवस्था आती है वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको 11 से 15 वर्ष की अवस्था बोला जाता है और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज बोला जाता है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है पेपर के अंदर। तो अमूर्त चिंतन क्या है कि किस अवस्था का पार्ट है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की जो अवस्था है। एस्टेट के अंदर भी बहुत बार ये एग्जाम्पल जो है, ये क्वेश्चन जो है आ चुका है, तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट करके चलें। अमूर्त चिंतन करने की जो अवस्था है या फिर अमूर्त चिंतन जो करना स्टार्ट करता है बच्चा, वो किस अवस्था में करता है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर वो शुरू करता है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के अंदर अमूर्त चिंतन करना शुरू करता है। और इसी अवस्था के अंदर, चौथी अवस्था के अंदर निगमनात्मक तर्कणा जो है उसके अंदर आती है। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। तो पहले के जो नियम बनाए हुए हैं उन नियमों को ही क्या है कि बच्चा उनके ऊपर तर्क करना शुरू कर देता है। उसकी निगमनात्मक तर्कणा जो है इसको बोला जाता है। तो ये जो निगमनात्मक तर्कणा की जो अवस्था है, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का ही एक भाग है। तो ये था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। तो इनको आप अच्छे से समझें और अच्छे से याद करें ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स ले सकें। थैंक यू, धन्यवाद।